हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, एसएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम है सब के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे हम लोग कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन आता है कि इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यों में यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। जिस तरह केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष करता है उसी तरह राज्य में राज्यसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। बिहार विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 243 है। पूछता है कितनी सदस्य संख्या है, 243, जिसमें जो जनरल का जो सीट है, सामान्य सीट है 203 है, अनुसूचित जाति का जो सीट है वो 38 है, 38 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें रिजर्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उसकी योग्यता वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के वकील की हो, जो जज की होती है, वहीं इसकी भी योग्यता होती है और यह भारत के सभी न्यायालयों में इसको सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। यह सदन का सदस्य नहीं होता है और संसद का यह सदस्य नहीं होता है, लेकिन किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ये आर्टिकल 88 में इसका उल्लेख है। और इसी तरह राज्यों में जो आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, यह भी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है और इसको भी राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है और यह भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हुए भी कार्रवाई में भाग ले सकता है और संबोधित कर सकता है, परंतु यह मत नहीं दे सकते, यानी वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, बाकी सब अधिकार है। अब हम लोग देखेंगे कि अशोक के समय प्रांतों की संख्या क्या थी और उनकी राजधानी कहाँ कहाँ थी। तो अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी और देखते हैं इसकी राजधानी कहाँ है। तो प्राची, जिसको पूर्वी प्रांत कहते हैं, जिसमें मगध था, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। दूसरा प्रांत कलिंग था जिसकी राजधानी तोसली थी। तीसरा प्रांत अवंती थी जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और चौथा उत्तरापथ था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी और पांचवा दक्षिणापथ था जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। सुदर्शन झील जो सौराष्ट्र प्रांत में है, गिरनार पर्वत पर, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। उसी ने ही वहाँ इसका निर्माण कराया था अपनी प्रजा की सिंचाई के लिए। और ये सौराष्ट्र प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम की अंतिम सीमा थी और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ का जो गवर्नर था वो पुष्यमित्र वैश्य था और उसी ने इस झील का निर्माण कराया था। अशोक के समय में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर तुषास्प था और इसने झील से नहर का निर्माण कराया था। रुद्रदामन जो शक शासक है, इसका गवर्नर सौराष्ट्र प्रांत का सुविशाख था और उसने झील का पुनर्निर्माण कराया था। स्कंदगुप्त का गवर्नर जो था पर्णदत्त या चक्रपाली था और उसने भी पुनः पुनर्निर्माण कराया था सुदर्शन झील का। तो सुदर्शन झील से इतने शासक जुड़े हुए हैं, ये पूछे जाते हैं और यह सब जानकारी शक शासक है जो रुद्रदामन, उसका जो जूनागढ़ अभिलेख है और जूनागढ़ अभिलेख से ये सभी जानकारी मिलती है। और यह संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। अगर पूछा जाए कि संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन है तो वह है जूनागढ़ अभिलेख जो शक शासक रुद्रदामन का है। और इस अभिलेख की जो लिपि है ब्राह्मी है और इसकी जो शैली है वो चंपू शैली में लिखा हुआ है। चंपू शैली उसको कहते हैं जिसमें गद और पद दोनों
में लिखा जाता है उसको चंपू शैली कहते हैं। और ये प्रथम बार इसमें जनसंख्या गणना की भी चर्चा की गई है और इसमें कर प्रणाली का भी उल्लेख मिलता है और सामाजिक कार्य में स्वयंवर प्रेम विवाह का भी उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। इतनी सारी जानकारी इस अभिलेख से मिलती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस अभिलेख से यह भी तय होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी सीमा थी वो सौराष्ट्र थी। अभिलेखों के माध्यम से भी सीमाएं तय होती थी राजाओं की, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी सीमा इस अभिलेख के माध्यम से तय होती है और उसकी पूर्वी सीमा जो बांग्लादेश में है महास्थान अभिलेख उससे तय होती है कि ये पूर्वी सीमा चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ थी। कुछ स्थानीय पौन है जहाँ से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाते हैं। स्थानीय जो पौन है वो क्षोभ मंडल के जो निचली परतों तक ही सीमित रहते हैं। कुछ प्रमुख स्थानीय पौन है जैसे चीनुक है, ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क पौन है। पूछता है कि चीनुक किस पर्वत के ढाल से चलती है, तो रॉकी पर्वत से। सिरोको यह सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म शुष्क और रेत भरी हुई पौन है। इसका स्थानीय नाम अलग अलग देशों में अलग अलग है। इसको मिस्र में खमसिन बोलते हैं, लीबिया में गिबली कहते हैं और ये दक्षिण इटली में कभी कभी रक्त वर्षा कराती है। रक्त वर्षा का मतलब है कि ये सहारा मरुस्थल से चलती है तो अपने साथ ये बालू के कण को लेके उड़ती है और लेके चलती है और बालू के कण इसके साथ भारी संख्या में रहते हैं और जब ये इटली में जाती है तो जब वर्षा कराती है तो यहीं बालू लाल रूप में गिरता है। यहीं बालू के कण जब गिरता है तो दिखने में लाल टाइप का दिखता है, इसीलिए इसको रक्त वर्षा कहते हैं। हरमट्टन ये शुष्क गर्म और शुष्क पौन है और इसको डॉक्टर पौन के नाम से भी जानते हैं। फौन है, फौन ये अंगूर की फसल को शीघ्र पका देती है, यानी अंगूर की फसल के लिए लाभदायक है और आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे प्रवाहित होने वाली गर्म और शुष्क पौन है। और ये चलती है तो चारागाह का विकास होता है क्योंकि बर्फ पिघल जाती है और चारागाह का विकास हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे फसल को, देखेंगे कि रबी की फसल ये अक्टूबर से नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि है बन इत्यादि है। और खरीफ की फसल है ये जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है, जिसमें धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि है। जायद की फसल उसको कहते हैं जो दोनों के बीच में बोया जाता है, यानी मार्च अप्रैल में बोकर जून जुलाई में काट लिया जाता है, जिसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, मूंग, उड़द इत्यादि आते हैं। और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम स्वामीनाथन को जाता है। इन्होंने ही भारत में हरित क्रांति लाया था। फिर हम लोग देखेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है। जैसे जब सूर्य ग्रहण, दोनों में याद रखना है कि जो सूर्य है वो कभी भी इधर उधर नहीं होता है कौन, मून और अर्थ होते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा होते हैं। सूर्य ग्रहण में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, और चंद्र ग्रहण में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। यानी कि पृथ्वी जब बीच में आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा और जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। फिर मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। पूछता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक उपग्रह शनि का है, पहले बृहस्पति हुआ करता था। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह मानते हैं, पृथ्वी की बहन मानते हैं, बहुत सारा उसका उपनाम है। शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं, इसलिए यहाँ जो सूर्योदय होता है वह पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। ये उल्टा घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कुछ स्केल है जिससे हम लोग नापते हैं, जैसे पायरोमीटर से हम उच्च तापमान को मापते हैं।
एनीमोमीटर से हम वायु की गति मापते हैं। हाइड्रोमीटर से हम जल का घनत्व मापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापते हैं। और एस्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को मापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। और लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं। अब देखिए, ब्रेन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि जो ब्रेन होता है वो पूछता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो वो सेरिबर्म है यानी प्रमस्तिष्क है, जिसमें सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना, इसका कार्य यहीं से होता है। और जिस व्यक्ति में ये छोटा होता है उसका दिमाग कमजोर होता है। आँख, कान, नाक आदि से आने वाली सूचना को ग्रहण करता है और उस पर कार्रवाई भी करता है। थैलेमस, यह दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने का काम करता है। हाइपोथैलेमस, यह भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, प्यार और इमोशन को कंट्रोल करता है। यह तापमान और पानी को भी कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि ये ब्रेन में ही पाई जाती है और इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और पूछ देगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वो लीवर होता है। ओके फ्रेंड, फिर नेक्स्ट किसी हॉट टॉपिक पर मिलते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए ओके।